हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 और शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 8 पार्ट्स में कुछ इक्वेशंस गिवन है और मुझे ये बताना है कि जो मेरी गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स बहुत ही ईजी हैं और आप बहुत ईजिली उन सभी पार्ट्स को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज हम उन्हीं पार्ट्स को अच्छे से एड्रेस करते हैं और वो पार्ट्स हैं 6th, 7th और 8th पार्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे 6th पार्ट के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी इक्वेशन को ये चेक करने से पहले कि वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें सबसे पहले उसे उसकी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। राइट फ्रेंड्स, तो आइए इस 6th पार्ट में गिवन इक्वेशन को सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन की अगर मैं एलएचएस के बारे में बात करूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करूं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने इसकी एलएचएस को एज इट इज लिख दिया। लेकिन जो आरएचएस है वहां पर लिखा हुआ है x-2 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, x-2 का होल स्क्वायर है, ये आपको a-b के होल स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा? राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं यहां पर a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस आइडेंटिटी को यहां पर अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, उसके बाद है प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 इंटू x इंटू 2। तो दोस्तों, इसी के साथ मैंने यहां पर आइडेंटिटी को अप्लाई कर दिया है और जब मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देख सकता हूं कि जो मेरी आरएचएस है वहां पर 0 होना चाहिए, यानी कि वहां पर कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही थी उसकी आरएचएस में जितनी भी टर्म्स थी उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर देख सकता हूं कि मेरे आरएचएस में 0 आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहां देख सकता हूं कि जो मेरा x स्क्वायर है वो माइनस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है। और जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर बाकी टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों, अब मैं मेरी मोस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म तक पहुंच चुका हूं। तो आइए अब हम इसे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो सबसे पहली टर्म है वो है मेरी ax स्क्वायर। लेकिन दोस्तों, क्या मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसके अंदर कोई x स्क्वायर की टर्म है? नहीं। इसका मतलब यहां पर मेरे पास 0x स्क्वायर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा a है उसकी वैल्यू यहां पर होगी 0। इसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं bx को 7x के साथ, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे b की वैल्यू है वो होगी 7। और बिल्कुल इसी तरीके से कंपेयर करने के बाद मैं कह सकता हूं कि जो मेरा c है उसकी वैल्यू है -3। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरा a है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो ये कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो हमारा a है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा a है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि 7th पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, 7th पार्ट के अंदर जो इक्वेशन है उसके अंदर सबसे पहली टर्म आ रही है x प्लस 2 का होल क्यूब। दोस्तों, x प्लस 2 का होल क्यूब a प्लस b के होल क्यूब जैसा नहीं लग रहा? राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं यहां पर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, जो कि होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आइए एक एक करके इन सभी टर्म्स को यहां पर अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास a क्यूब यानी कि x का क्यूब, उसके बाद है प्लस b क्यूब यानी कि प्लस 2 का क्यूब, उसके बाद है प्लस 3a स्क्वायर b यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 2, उसके बाद है प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले आया 3, उसके बाद आया a यानी कि x, उसके बाद आ गया b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों, मैं यहां पर अपनी आइडेंटिटी को अप्लाई कर चुका हूं। अब बात करते हैं हमारे आरएचएस के बारे में। फ्रेंड्स, आरएचएस के अंदर मुझे 2x को मल्टीप्लाई करना है एक ब्रैकेट के साथ, जो कि है x स्क्वायर माइनस 1। तो आइए इस 2x को इस ब्रैकेट की दोनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने 2x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2x क्यूब, और जब मैंने 2x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है -2x। सो फ्रेंड्स, अब मैं इस इक्वेशन को बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में देख सकता हूं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सिंपलीफाई नहीं हुई। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसे और सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने यहां पर इसे और सॉल्व करके कुछ इस तरीके से लिख दिया है। लेकिन दोस्तों, हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो आरएचएस है वहां पर कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहां पर 0 होना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरी इक्वेशन है उसके अंदर आरएचएस में जो भी टर्म्स आ रही हैं उन्हें मैं एलएचएस में ले गया कुछ इस तरीके से। और जब मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है वो आ रही है -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरा x वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी मैक्सिमम पावर आ रही है 3। लेकिन हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर तो हमारी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 ही होती है। यानी कि दोस्तों मुझे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो मेरा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, जबकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मेरे वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 2 ही हो सकती है। यानी कि दोस्तों मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि जो मेरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट 8th पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स 8th पार्ट के अंदर जो LHS है उसके अंदर तो सिंप्लीफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं RHS के बारे में तो RHS है मेरे पास x-2 का होल क्यूब। दोस्तों ये जो x-2 का होल क्यूब है ये आपको a-b के होल क्यूब की तरह नहीं लग रहा? इसका मतलब मैं यहां पर a-b के होल क्यूब की गारंटी लगा सकता हूं, जो कि होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आइए एक एक करके इन सभी टर्म्स को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने LHS को तो एज इट इज लिख ही दिया है। सबसे पहले मेरे पास यहां पर RHS के अंदर है a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b यानी कि माइनस 3a स्क्वायर क्या है हमारा x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b, हमारा b यहां पर क्या है 2, तो यहां पर मैंने लिख दिया। उसके बाद लास्ट टर्म है मेरे पास प्लस 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले आया 3 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स अब मैं यहां पर अपनी पूरी आइडेंटिटी को अच्छे से अप्लाई कर चुका हूं, और जब मैंने मेरी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। और जैसे कि हम जानते हैं अब मैं क्या करूंगा, राइट, अब मैं मेरी सभी RHS वाली टर्म्स को LHS की तरफ ले जाऊंगा कुछ इस तरीके से। और अब मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरा x क्यूब है वो माइनस x क्यूब के साथ कैंसिल हो रहा है, और ऐसा करते ही जब मैंने बाकी सभी टर्म्स को रीअरेंज किया यानी कि सॉल्व किया तो मेरी फाइनल इक्वेशन बनकर आ रही है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आइए दोस्तों अब हम इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास है ax स्क्वायर, और अगर मैं यहां पर उसे कंपेयर करूं 2x स्क्वायर के साथ तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे a की वैल्यू है वो यहां पर है 2। उसके बाद मेरे पास है bx, और अगर मैं उसे माइनस 13x के साथ कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस 13। और बिल्कुल इसी तरीके से c को प्लस 9 के साथ कंपेयर करने के बाद मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ गई है प्लस 9। तो दोस्तों मैं यहां पर देख सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रही है, यानी कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के जो टिपिकल पार्ट्स थे उन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया है, और जो बाकी बचे हुए पार्ट्स हैं आप उन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उन पार्ट्स को सॉल्व करने के बाद आप अपने सॉल्यूशंस को PU स्टैक के रिटन सॉल्यूशंस के साथ स्टेप बाय स्टेप जरूर मैच कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।